हेलो, गुड इवनिंग आप सबको। अभी हम लोग क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स में एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, क्योंकि मैं यहाँ आपको पूरी विस्तार से नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आप अपने स्कूल के जो नोट्स है वहाँ से पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेफिनेशंस वगैरह मिलेंगे। ठीक है, मैं डेफिनेशंस वगैरह नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको ये श्योरिटी ज़रूर दूंगा कि आप डेफिनेशन वाला भी कर ही सकते हो, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे 98% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो समझदारी है, जो समझ है, मैं बस वो देना चाहता हूँ। तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो ये नाम है ना, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक का मतलब जानते हैं, इलेक्ट्रिक क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और करेंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत, विद्युत। ठीक है, और करेंट को बोलते हैं हम लोग धारा, धारा। ठीक है, धारा से आप समझ सकते हैं क्या होता है, नदी का धारा नाम सुने होंगे, उसी तरह से इसमें भी है एक। ठीक है, तो मैं आपको मूल बताता हूँ कि इस पूरे चैप्टर में बस 3 फॉर्मूले हैं, उसको अच्छे से समझ गए तो ये पूरा चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा। और वो तीनों फॉर्मूले कौन कौन से हैं तो बात करते हैं। इसमें पहला जो है वो है करेंट का। करेंट को आई से लिखते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है वो है v इज इक्वल टू डब्लू बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे q चार्ज है। ओके, और w यहाँ पे क्या है, मेरा वर्क डन है, WOR के वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है यानी काम, काम, समझे? तो एक इसका यानी कि वोल्टेज का मतलब ये होता है, v से वोल्टेज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट से कहीं तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा, उसी को वोल्टेज कहते हैं। और हमारा जो तीसरा फॉर्मूला होता है वो होता है v इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ का है। ठीक है, और गारंटी देता हूँ कि यही तीनों फॉर्मूला अगर आप अच्छे से समझ गए ना, तो आप इस चैप्टर के लगभग क्या 98% क्वेश्चन आप बना लोगे इजीली। क्योंकि यही फार्मूला आपस में इधर उधर करके पावर का फार्मूला बनाते हैं, एनर्जी का बनाते हैं, किलोवाट आवर का बनाते हैं। ओके, तो इन सबको बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग करंट को पकड़ते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट से। ठीक है, तो पहला करंट क्या होता है? करंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं धारा, धारा। ओके, तो आपने नदी में ध्यान दिया होगा कि नदी में नदी में तो पानी रुकी हुई नहीं रहती है, चलती रहती है। तालाब में करंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें पानी रुकी हुई रहती है। बहुत खूब, तो इसमें पानी चल रही है, ठीक है, नदी में। तो ये एक दिशा में चलती है, ऑल राइट, हाँ चलती है। और कौन चल रहा होता है नदी में? तो वाटर चल रहा होता है, पानी। तो हम कहेंगे कि किसी नदी में करंट ज़्यादा है या कम है, किसके आधार पर? हम उसमें नापेंगे कि 1 सेकेंड में, यानी कि 1 सेकेंड में इसमें कितना H2O यानी कि पानी जा रहा है। ठीक है, यानी तेज़ी से अगर पानी जा रहा है यानी 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा पानी चला जाता होगा। ठीक है, तो उससे हम धारा पता कर सकते हैं। हालांकि मोटाई वोटाई से भी फ़र्क पड़ता है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में भी मोटाई से फ़र्क पड़ेगा। उसी प्रकार करेंट के लिए ना, कि जब वायर की बात करते हैं, वायर, वायर बना होता है मेटल से। किससे? मेटल से, यानी धातु से। ठीक है, और धातु के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, पूरा इस
फ्री इलेक्ट्रॉन्स का समुंदर होता है, ठीक है, समुंदर होता है धातु के भीतर। और इतना आपको जानकारी ही होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है खुद में से उसे हम कंडक्टर बोलते हैं या चालक बोलते हैं, जो नहीं पास होने देता उसको इंसुलेटर बोलते हैं या फिर कुचालक बोलते हैं। ऑल राइट, तो करंट आया कहाँ से, यानी कि इस तार में कौन था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, तो ज़रा इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताइए। ओके, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं। तो हम जानते हैं कि एटम जो होता है, एटम को क्या बोलते हैं हम लोग, परमाणु बोलते हैं। और कोई भी परमाणु होता है चाहे किसी भी चीज़ का हो, अपने यानी कि आइडियल स्टेट में अगर होता है तो वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। कैसे न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसके जो नाभिक होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं जिसके ऊपर निगेटिव का चार्ज होता है। और जितने जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब 2 प्रोटॉन है प्लस वाला तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा निगेटिव वाला, ठीक है। और ये पॉजिटिव वाला 2 निगेटिव वाला 2 दोनों मिलके क्या बना देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, दोनों मिलके क्या कर देंगे इसको, न्यूट्रल, ठीक है। और जब न्यूट्रल होगा यानी कि ये भी कह सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड एटम पे आइडियल कंडीशन में जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेट चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेट चार्ज क्या हुआ, यानी कि कुल चार्ज बोले तो आवेश, यानी कि कुल चार्ज कितने हैं उसमें, 0 है। अब कुल चार्ज मतलब नहीं समझ में आया, यानी कि जितना प्रोटॉन है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों एक बराबर है तो न्यूट्रल तो होगा, क्योंकि इस पे प्लस है, +2 -2 +2 -2 कितना हुआ, 0। उसी प्रकार से, लेकिन ऐसे आप समझ सकते हो कि आपका एक हाथ कोई 2 न्यूटन के बल से खींच रहा है, दूसरा हाथ भी कोई 2 न्यूटन के बल से खींच रहा है, तो आप वहीं रहोगे ना। दोनों तरफ से अगर 2 आदमी खींचे तो आप पे फोर्स है कि नहीं है, लेकिन वो बल नेट बल अगर देखा जाए कुल बल कितना है तो कुल बल 0 है। ओके, इसी प्रकार से होता है। यानी कि कहने की बात आई कि चार्ज, अच्छा जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके घूमता है, चार्ज लेके घूमता है, ठीक है। चार्ज बोले तो आवेश, हाँ, चार्ज लेके घूमता है इलेक्ट्रॉन। और वो चार्ज कितने के बराबर होता है, तो वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है, कूलम। ओके, वो भी माइनस का। अच्छा, अब यहाँ पे एक 2 चीज़ नज़र आई कि ये कूलम क्या है, ये कूलम क्या है, कूलम क्या है, तो ये चार्ज का मात्रक होता है। ये कूलम क्या है, चार्ज का क्या है, मात्रक, यानी आवेश का क्या है, मात्रक। मात्रक बोले तो एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है। ओके, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव का होगा या निगेटिव का, जाहिर सी बात है निगेटिव का। तो ठीक है, इसलिए उसके आगे हम ये निगेटिव का साइन लगाते हैं। वहीं अगर हम प्रोटॉन पे देखें, प्रोटॉन पे तो कितना चार्ज होगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का। क्लियर है, हाँ जी। इसीलिए तो कि जितना पॉजिटिव का चार्ज होता है उतना ही निगेटिव का होता है, और जितना पॉजिटिव निगेटिव दोनों एक बराबर होते हैं तो एक एटम पे न्यूट्रल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ऑल राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके जी, अब फ्री इलेक्ट्रॉन जब चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके चलते हैं, चार्ज लेके चलते हैं। तो यानी कि चार्ज मेरा चलने लगेगा, चार्ज मेरा क्या होगा, चलने लगेगा।
और जब चार्ज चलने लगेगा तो उसी में टाइम में देखेंगे, टाइम की एक सेकेंड में वहीं पे देखेंगे क्या कि एक सेकेंड में कितना चार्ज किया, एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन कह लो या चार्ज कह लो, कितना इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, गया। और उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, करेंट। समझ गए। ज़्यादा इमेजिन करना है तो आप पानी से सोचिए कि बहुत तेज़ पानी जा रही है तो उसमें तेज़ धारा होगी, और धारा तेज़ होगी यानी कि एक सेकेंड में ज़्यादा पानी जा रही है वहाँ से, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो ज़्यादा करंट है वहाँ पे, ज़्यादा पानी जा रही है, ज़्यादा करंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक सेकेंड में, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। वहाँ पे वाटर करंट होता है नदी के केस में, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होता है। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक क्या होता है, इलेक्ट्रिक एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, यानी एनर्जी का स्वरूप यानी रूप कह सकते हैं। एनर्जी का कोई अलग रूप होता है। एनर्जी का बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गए, विंड एनर्जी हो गए, थर्मल एनर्जी हो गए, हीट एनर्जी हो गया। थर्मल एनर्जी वही हीट से ही आता है, और हीट जो ट्रांसफ़र होता है उसको हीट कहते हैं। ऐसा कुछ कहानी है यहाँ पे। ओके, ठीक है जी। तो ये कूलम क्या है, कूलम आवेश यानी चार्ज का मात्रक है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। तो यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, एक अच्छा सा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें बताइए कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है। अच्छा जी, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को तो तोड़ नहीं सकते हम लोग, नहीं, हालांकि क्वार्क्स होते हैं। आज मॉडर्न साइंस अगर देखा जाए तो वहाँ पे उसको और तोड़ के अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स के रूप में तोड़ दिया गया है। फिर भी लेकिन माना जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगी तो अपने साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज लेके जाएगी, माइनस वाला, ठीक है। और जब माइनस वाला वो चली जाएगी तो इस पर प्लस वाला उतना हो ही जाएगा। मतलब एक साथ हमेशा दो बॉडी चार्ज करेंगे, मतलब इस पर जिस पर से इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचा वो वाला नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया और नेगेटिव वाला आदमी ज़्यादा हो गया। सोचो, पहले दूगो पॉजिटिव था, दूगो नेगेटिव था, दोनों बैलेंस थे। अब एगो नेगेटिव है, दूगो पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव का दबदबा बढ़ जाएगा ना, और उधर नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव का दबदबा बढ़ गया, तो इसलिए वो नेगेटिव चार्ज हो गए और ये पॉजिटिव, ये दोनों साथ साथ होते हैं। ओके जी। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतने चार्ज होते हैं, और ये कभी ऐसा नहीं होगा कि 1.6 का अधिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो उतना पूरा चार्ज जाएगा, तो यानी जब भी चार्ज जाएगा वो इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर में जाएगा। जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि यानी टोटल चार्ज तो होगा वो बराबर होगा Q इज इक्वल टू एन का। अच्छा, इसमें एन क्या है, ये मेरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ई क्या है मेरा, ई हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है। यानी जब भी जाएगा तो इतना। और मैंने क्या बोल दिया कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, यानी कूलम चार्ज का यूनिट होता है, तो मैंने यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है, 1 रख दिया। तो मैंने आपसे यही पूछ लिया कि कितना अब इलेक्ट्रॉन मिल के बनाएगा, तो ई का तो वैल्यू मुझे पता ही है, तो ये कितना बनेगा देखा जाए तो 1/e बनेगा ना, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मुझे बता देगा। थोड़ा सा फंस रहे हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, फिर से समझो। ये तय है कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा इतना चार्ज लेके चलेगा,
ठीक है, अगर चार्ज को बढ़ना है तो इलेक्ट्रॉन को भी बढ़ाना पड़ेगा। और पूछ रहे कि 1 कूलम में कितना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दो ये क्या है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। -19 का मतलब समझ रहे हो, 1 पर 19 जीरो, 19 जीरो, ये बहुत ज़्यादा है। ओके, यानी कि 1.6 को हम 19 को जीरो डाल के इतना इतना बड़का भाग अगर करेंगे तब जाके मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो इतना कूलम, यानी कि बहुत छोटा है। 1 कूलम चार्ज की अगर बात करें तो वो बहुत बड़ा हो गया, 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया। 1 कूलम चार्ज पुराने के लिए कई इलेक्ट्रॉन लगेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लगेंगे। इसीलिए एक क्वेश्चन फेमस आता है कि 1 कूलम पे कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो उसका आंसर डायरेक्ट है, सबको याद रखना है, वैसे याद ही रखिए लेकिन निकालते कैसे वो भी देख लीजिए। तो यही वाला बात होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है तो 1/e करेंगे, और e क्या है मेरा 1.6 इंटू 10⁻, है ना। ठीक है, तो 1/e यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हम ये जो टर्म है इसको ऊपर भेज दें तो ये इसको अलग अलग करके लिख देते हैं। मान लेते हैं 1.6 और इसको गुना करके 1/10⁻⁻19 कर देते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर भी क्योंकि गुना हुआ तो वही बात है। ओके जी, फिर क्या किए कि इसको ऊपर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1.6 इंटू 10⁻, अब 19 कूलम पॉजिटिव में रहेगा। अब पूछेंगे कि पॉजिटिव कैसे हो गया, अरे इसको हम उठा के इधर डाल दी, तो ऐसे ही नहीं हो गया कि ऊपर जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है। इसके पीछे रीज़न है, रीज़न समझिए क्या है। आपको एक बात पता होगा कि x पे पावर अगर n है, ठीक है, इनटू x के पावर अगर मान लेते हैं n है तो n के बाद में क्या होता है, कुछ भी मान लेते हैं, x के पावर a मान लेते हैं, ठीक है, और x के पावर b है, x पे पावर a है और b है। तो अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी उस पर पावर a प्लस b हो जाएगा। ओके, ठीक उसी प्रकार अगर ये भाग में होता कि x डिवाइडेड बाई x, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x/x, और इस पे पावर a होता, इस पे पावर b होता, ठीक है, तो क्या होता, तब जब भाग होता है तो बेस सेम अगर हो तो पावर माइनस हो जाता है। ठीक है, ये नियम होता है। और तीसरा क्या होता है ना कि इंडेक्स का नियम शायद कहते हैं इसको, x के पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। x का मतलब नहीं, x का मतलब यहाँ है कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, कुछ भी, ठीक है, किसी भी नंबर पे पावर 0 तो x होता है। यहाँ भी x का मतलब है कुछ, कोई भी नंबर हो और वही नंबर सेम यहाँ हो, ठीक है, तब दोनों सेम कोई भी नंबर हो सकता है। तो इन दोनों फार्मूला को ही उठा के, इन दोनों कॉन्सेप्ट को ही उठा के वहाँ पे ऊपर ले जाने पर प्लस हो जाता है। कैसे, जैसे कि 1.6 था इंटू 1/10⁻⁻19। ओके, हुआ यूं कि ये इसको तो छेड़छाड़ मैंने किया नहीं, ठीक है, और इसको क्या किया कि ऊपर में मान लेते, एक तो बात है, मान लेते यहाँ पे क्या था 10 था और उसके पावर 0 था, क्योंकि कोई भी नंबर उसके पावर 0 1 होता है तो ये 1, ठीक है जी। तो नीचे में क्या है 10 पे पावर -19। अब सिर्फ इसको पकड़ते हैं। ओके, तो ये दोनों किस में है, भाग में चला गया ना, तो बेस 10 है, ठीक है, तो 0 भाग में तो पावर माइनस होता है, तो -19, क्योंकि कितना घटाएंगे -19 है ना इस पे टोटल पावर, हाँ जी उतना ही है। तो ये क्या होगा, ये माइनस से गुना होकर प्लस हो जाएगा, तो 10 पावर अब कितना हो गया प्लस का 19, इसीलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट वो लिख दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या बच गया मेरा 1.6 इंटू 10⁻90। बहुत खूब। अब यहाँ पे आया, अब इसको पकड़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको पकड़ के सॉल्व करिए तो देखे तो कैलकुलेटर लाने का मन किया, लेकिन ध्यान से देखे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर जाके 0 बन जाएगा, है ना। तो इसको 10/16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। अच्छा जी,
इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 5/8 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। अब हम 5 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 0 पॉइंट डालेंगे तो 50 हो जाएगा। 6 मरतबा लगाएंगे 48, कितना बचेगा, बचेगा 20। तो उसके बाद में कितना बार लगेगा, 2 बार में लगेगा, ठीक है। 16, फिर बचेगा 40, फिर कितना बार में लग जाएगा, 5 बार में लग जाएगा। यानी ये मेरा आ गया कितना, ये बन गया। तो अब क्या देखेंगे कि अब देखेंगे हम ये कि टोटल कितना है मेरे पास, 0.625 इंटू ये वाला इंटू 10⁻19। बहुत खूब। अब क्या है, अब इसको ऐसे ही छोड़ दें। हाँ ऐसे भी छोड़ देंगे, सही है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि जीरो के बाद एक कम से कम ये होना चाहिए। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एक रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो वाला रूल जो 11th क्लास में आप पढ़ लेंगे। फिर क्या होगा कि सुनो, इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो क्या होगा, पावर घटेगा या बढ़ेगा, ये टेंशन रहती है बहुत बच्चों को। तो उसके लिए देखो क्या सोचना कि ज़रा सोचो कि अगर मेरे पास में 0.5 होता, उसको मैं अगर 10 से गुना करता तो ये मेरा क्या होता, ये मेरा 5 बन जाता है कि नहीं। बस वही करना है। तो यहाँ पे है, ठीक है, मैंने इसको 0 को छोड़ दिया और यहाँ पे क्या लिखा, 6.25 अब गुना कर दिया 10 से। ऑलराइट, सोचो ऊपर भी 10 से गुना किया और नीचे भी 10 से मतलब भाग दे दिया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये तो नहीं रहेगा ना, सॉरी माय मिस्टेक। तो अभी अभी नहीं डाल सकते हम इसको, अभी नहीं डाल सकते, और अच्छे से समझाना है ना। अभी तो ज़ीरो ही रहेगा ना। 0 पॉइंट ये था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इतना किया कि ऊपर भी 10, क्योंकि ये दोनों कटेंगे तो क्या होंगे, एक हो जाएंगे और सेम का सेम नंबर रहेगा बिल्कुल। लेकिन मैं क्या करूँगा, इसको काटूंगा नहीं, मैं इसको नहीं काटूंगा, इसको नहीं काटना है। ओके, मैं क्या करूँगा, इसको गुना कर दूंगा। जैसे ही इसको गुना कर दूंगा तो ये छूट, क्योंकि मैं बदल नहीं रहा हूँ इसको, बिल्कुल ठीक ही है। ओके, ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है, ऊपर नीचे सेम नंबर से गुना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कट के एक ही हो जाएगा ना। तो एक से होगा तो सेम ही रहेगा। लेकिन ऊपर वाले को अगर नहीं काट के मैं गुना कर दे रहा हूँ, मतलब काटना तो है ही नहीं क्योंकि मुझे बनाना है, तो ये इधर चला जाएगा, ये 6.25 होगा, ठीक है। और डिवाइड वाला मेरा बचा रह गया, तो डिवाइड में 10, और उधर मेरा कौन था, इंटू 10⁻19। अब देखिए, अब आगे की बात देखिए। अच्छा जी, ये दोनों तो आपस में भाग में, अच्छा ये दोनों ऐसे ही ना है, 10⁻19/10। और देखिए बेस क्या है, सेम है, बेस है तो सेम, पावर घट सा है, इस पे पावर कितना है तो 1 है, ठीक है। तो जब 19 में से एक घटाएंगे तो 18 होगा, यानी मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। क्या इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जब मिलेंगे, इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर जाके मेरा बनाएंगे 1 कूलम चार्ज। समझे जी, ये क्वेश्चन पूछता है। वैसे ये नंबर डायरेक्ट याद भी रखिएगा, एमसीक्यू में कभी कभी आ जाता है। 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। ओके, तो हम लोग क्या समझ गए, चार्ज समझ गए। हाँ, चार्ज वही है जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। और कोई चीज़ चार्ज कैसे होती है, अभी बात ये भी मन में आता है कि कोई चीज़ चार्ज कैसे, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज था लेकिन न्यूट्रल था, उसको किसी न किसी ने न्यूट्रल से उसको ज़रूर इधर उधर यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन को किसी ने हटाया, तभी इस पर चार्ज आया। हाँ, तो इसका मेथड होता है, एक मेथड होगा रविंग, या फिर इसको कर लीजिए आप फ्रिक्शन मतलब घर्षण से। अब क्या हो गया, घर्षण के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन उठ के भाग गया और दूसरे में जाके बैठ गया इसमें। तो जिस पे बैठ गया उस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए नेगेटिव चार्ज, जिसमें से भागा है उस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस वस्तु पे, क्योंकि घर्षण तो दो वस्तु से ही करेंगे ना। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कॉम्ब बोले तो कंघी, ठीक है, कंघी और
और क्या, हेयर बाल, हाँ याद रहे बाल कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए यानी कि ड्राई होना चाहिए, ड्राई हेयर, ठीक है। तो क्या होता है ना, कॉम पर से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निकल के हेयर पे चले जाते हैं। तो कॉम मेरा कौन सा चार्ज हो गया जिसमें से निकला, कॉम मेरा हो गया पॉजिटिव चार्ज, और हेयर पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए थे वो हो गया नेगेटिव चार्ज। तब ये जो न्यूट्रल कॉम था अब आवेशित हो गया घर्षण के कारण, हाँ जी हो गया। और जो मेरा बाल न्यूट्रल था वो भी घर्षण के कारण आवेशित हो गया, हाँ बिल्कुल। जितना आवेशित ये हुआ होगा उतना ही आवेशित ये भी हुआ होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज लेके भाग गया। समझ गए, ऑल गुड। और दूसरा क्या होता है, दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक बोले तो यानी इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक बोले तो रुका हुआ, ठीक है, रुका हुआ। और इंडक्शन बोले तो प्रभावित हो जाना, ठीक है, जैसे कि उसके प्रभाव में इंड्यूस्ड हो गए, मतलब मेरे अंदर तो था नहीं लेकिन उसके कारण मेरे अंदर ये आ गया। अब इंड्यूस्ड को कैसे समझाए, जैसे कि बुरे आदमी के साथ रहने से आदमी बुरा हो जाता है क्योंकि उसका गुण इंड्यूस्ड हो जाता है इसके अंदर, कुछ इसी तरह का काम है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे कि एक न्यूट्रल ले लिए, इधर में हम क्या किए, एक रॉड लिए, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पहले से चार्ज था, ठीक है, ये न्यूट्रल था। तो जैसे ही प्लस चार्ज देगा प्लस चार्ज की तरफ माइनस वाला आता है, हाँ जी, इधर माइनस वाला आएगा, इधर वाला क्या आएगा, प्लस 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 वाला आएगा। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे कि ये जो ऐसा आ गया है ना, अब इसको क्या कर देंगे ना, इधर तो माइनस 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 था, इधर मेरा प्लस 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 था, इसको जोड़ देते हम लोग अर्थिंग से। अर्थ में क्या है, बहुत इलेक्ट्रॉन का तो भंडार है अर्थ, ठीक है। तो इधर से माइनस गया, इसको अट्रैक्ट किया, ये इधर आया, इधर माइनस चला गया, तो फिर क्या हो गया, अंत में जाके देखेंगे तो ये पूरे पर क्या हो गया, इधर भी माइनस 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 और इधर भी माइनस माइनस माइनस। कब तक, क्योंकि यहाँ पर प्लस चार्ज आते जा रहा था और नीचे अर्थ में जाते जा रहा था, नीचे से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे थे और इसमें भरते जा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नीचे था ना, तो प्लस वाला ज़्यादा की तरफ जाता ईजिली वे में। और एक समय बाद क्या किए, हम अर्थिंग का कनेक्शन नया वाला में से काट दिए, तो अब क्या हो गया, ये मेरा चार्ज हो गया। हालांकि इस टॉपिक से आपको अभी कोई लेना देना नहीं है, आप बस इतना याद रखो, हेयर और कॉम वाला रबिंग से क्या होता है ना, आवेश आता है। आवेश मूल क्यों आ रहा है, क्योंकि एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, चला जाता है। अब तुम किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, अब तुम किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, वो आवेशित हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ज होने का कारण इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कारण इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। अब तो चार्ज हो गया, अब ये चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन को भी समझ गए, चार्ज को भी समझ गए। अब नई बात आती है करंट की, हालांकि करंट ही पढ़ रहे हैं हम लोग, करंट की। तो करंट में हम यही कह सकते हैं, तो करंट का जो फॉर्मूला होता है, करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो करंट को हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई से, ओके। तो आई और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट बोले तो मात्रक जो होता है करंट का, वो क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर बोले तो एम्पियर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ये मात्रक है, मात्रक देते हैं। एम्पियर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया कि करंट को हम लोग एम्पियर कहा करेंगे, ठीक है जी। और करंट क्या होता है, अरे वही ना कि एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन कोनो तार में से बह रहा है, माने जा रहा है, उसी को कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्या, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये होता है मेरा करंट का फॉर्मूला, क्लियर है। अच्छा जी, तो क्या वो करंट मतलब कि चार्ज सीधा चलना शुरू हो जाता है अपने आप, नहीं, अपने आप कैसे चलना शुरू होगा, अपने आप चलना शुरू नहीं होता है। और ये भी मत समझो कि पानी की तरह ऐसे 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 भागता है,
वो थोड़ा और हायर क्लास में जाइएगा तो आप समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है, और वो भी आवारों की तरह ऐसे ऐसे इधर उधर टकराते रहते हैं, इधर उधर टकरा के और कोलिजन करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास इंटरनल एनर्जी होता है, वो थर्मल एनर्जी के रूप में होता है। ओके, हमेशा वाइब्रेट करते हैं, कोई भी चीज़ शांत नहीं रहता, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इस पर क्या डालते हैं? वोल्टेज। ओके जी, जैसे ही वोल्टेज डालें बस, तो ये इलेक्ट्रॉन अभी भी वाइब्रेट करेंगे, लेकिन वाइब्रेट करते करते साथ साथ क्या करेंगे? सब धीरे 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 सबका स्पीड एक ही होगा, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेंगे, और इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, जो हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन वास्तव में चलते हैं, समझे, ट्रांसफ़र होते हैं, पूरे वायर में ट्रांसफर होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी चलता है, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी होगी, इधर होगी। ओके जी, हाँ जी, बहुत खूब। आगे बताते हैं। तो ये चलना क्यों शुरू हुए, यानी कि आई क्यों आया? क्योंकि इस पे वोल्टेज मैंने लगाया, मैंने कुछ वी लगाया। अब वोल्टेज को क्या कहते हैं? वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? वो भी को वोल्टेज, हाँ, वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज को हमको विभव कहते हैं, विभव। वोल्टेज को विभव कहते हैं। अच्छा जी, तो ये वोल्टेज का काम क्या होता है, ये समझो। वोल्टेज का काम, तो वोल्टेज मुख्य काम ये करता है कि किसी चार्ज को यानी Q मान लेते हैं, Q को किसी पॉइंट इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में, किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन हुआ, वर्क डन बोले तो काम, यानी वोल्टेज को हम कैसे कह सकते हैं कि वोल्टेज वो शक्ति है। वोल्टेज क्या है? शक्ति है। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं हम, शक्ति कह सकते हैं इसको। और को वोल्टेज वो डिफरेंस है, वो अंतर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो शक्ति है जो अनंत से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक ला देता है, अनंत से उठा के किसी पॉइंट तक ला देता है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जो यहाँ था, इसको उठा के कहीं तक पहुँचाएगा, वो उसको उतना वोल्टेज कहा जाएगा, ठीक है। वो जितना ज़्यादा चार्ज को उठा के पहुँचाएगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पहुँचाएगा, वो उतना अच्छा वोल्टेज। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि मोर इलेक्ट्रॉन को पहुंचा रहा है, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज है। ओके, ज़्यादा दूर तक पहुंचा रहा है तो और ज़्यादा वोल्टेज है। तो वोल्टेज कुछ इसी तरह से डिफाइंड होता है। और अच्छा से समझने के लिए आप सोच सकते हैं कि हमारे घर में जो घर होता है ना, घर में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की सप्लाई देता है, ठीक है, 220 वोल्ट को। हाँ, और वोल्टेज को हम लोग वोल्ट में नापते हैं, ठीक है, वोल्टेज को वोल्ट में नापते हैं। ओके जी, इसका ऐसा यूनिट है, ये क्या है? ये मात्रक है, मात्रक है, ठीक है। और हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कितना? 220 वोल्ट की आती है, बहुत खूब। लेकिन आप देखते होंगे ट्रांसफार्मर तक जो आती है वो कितना का होता है? ट्रांसफार्मर तक जो आती है वो कितना होता है? 440 वोल्ट का होता है सर। अच्छा, वो बड़ा वाला जो लाइन वाला आता है वो कितना का होता है? जो ट्रांसफार्मर तक आता है वो वाला 11,000 का होता है, 11,000 वोल्ट का होता है। पर क्यों ज़रूरत था? अरे क्योंकि देखो, तुम्हारे घर में जो सप्लाई सामान वामान लगा होगा वो कितना दूर तक होगा, उसको कितना करंट चाहिए? कम चाहिए। और तुम दूरी से भी समझ सकते हो कि बहुत नज़दीक होगा। चार्जर की लंबाई कितना होता है मोबाइल से तार का? बहुत छोटा, तो आराम से पहुंच जाता है करंट वहाँ तक। हाँ जी, यानी कि चार्ज वहाँ तक। ओके जी, फिर और तुम्हारे घर तक लाना है ट्रांसफार्मर पर से तो थोड़ा ज़्यादा वोल्ट चाहिए ना, तो वो तुम्हारे घर तक पहुँच जाता है, ठीक है। हालांकि ये ट्रू नहीं है, मतलब पार्शियल ट्रू है, पूरा सत्य नहीं है। ओके, बस समझो। और 11,000 अगर तुमको एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भेजना है तो 11,000 वोल्ट डालेंगे तब ना वहाँ तक जाएगा, नहीं तो वहाँ पहुँचे लुसुर फुसुर हो जाएगा। जैसे सोचो कि चार्ज क्या है? बॉल है।
अब इसको वर्क डन करना है तो तुम फेंकोगे तो काम हुआ, तो ज़्यादा जोर से फेंकोगे तो ज़्यादा दूर गया, कम धीरे से फेंको तो कम धीरे गया, माने कम दूर गया, है ना। इसी टाइप से काम करता है हमारा वोल्टेज। और वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज में खास बात होती है, वो होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जी, इसी को बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर मतलब कि वोल्टेज का अंतर, वोल्टेज का अंतर, वोल्टेज का अंतर, विभवांतर, विभवांतर। ओके, वोल्टेज का अंतर। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है ना, तो वोल्टेज हमेशा हमेशा जो चार्ज होता है, वो जो चार्ज होता है ना, चार्ज हमेशा हायर, हायर बोले तो ज़्यादा, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है, हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। मतलब कि यानी कि हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि तुम बैटरी ले लो, बैटरी हम लगाते क्यों हैं, क्योंकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना होता है, इसीलिए हम बैटरी लगाते हैं। तो प्लस पे क्या होता है ना, हायर पोटेंशियल होता है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ठीक है। तो इधर हायर पोटेंशियल है, इधर लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे। ऑल राइट, ठीक है। तो देख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, ठीक है। तो करेंट किधर से किधर चलेगा, तो करेंट इधर से इधर चलेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलते हैं करंट उसके उलट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। करंट नहीं मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो यहीं पे होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही ये सब कुछ हो पाता है, और वो हमेशा, सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक, छोटा सा, ओके। हाँ जी, तो एक और चीज़ है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसी को बोलते हैं विभवांतर। विभवांतर बोले तो वोल्टेज का अंतर, ठीक है, वोल्टेज का अंतर। अच्छा जी, तो इसका क्या काम है, तो इसका बस इतना याद रखना है कि हायर, हायर से क्या होगा, हायर और सॉरी लोअर, हाई, ओ सॉरी इसको इधर लिखना था, ठीक है, वैसे समझ जाना, नहीं गलत बात हो जाएगी। विभवांतर, ओके। क्या होता है ना कि लोअर, लोअर यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ हायर, ठीक है, ज़्यादा, यानी कि क्या होता है ना कि जब विभवांतर का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जैसे कि देखो यहाँ से समझो, यहाँ क्या है, बैटरी है, ठीक है, बैटरी वोल्टेज का ही काम करती है, बैटरी लगाने का मकसद ही यही होता है वोल्टेज का, क्योंकि चार्ज वार्ज सब तो तार में ही है, ठीक है, काम चल जाएगा। तो प्लस है माइनस है, ओके। तो इसमें ये क्या हुआ, इसको हायर बोलते हैं
और इसको लोअर बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज किधर से किधर चलेगी? चार्ज हमेशा लोअर से हायर की तरफ चलेगी, लोअर से है। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगी ही जाएगी, समझे? इसीलिए कि पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है ना, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस लोअर टू हायर की तरफ चार्ज को फ्लो करवाता है, लोअर टू हायर की तरफ चार्ज का फ्लो करवाता है, कम से ज़्यादा की तरफ। ओके। तब इसकी फॉर्मूला क्या होती है वोल्टेज की? तो भाई साहब वोल्टेज इज इक्वल टू क्या होता है ना, वी इज इक्वल टू, वोल्टेज इज इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक चार्ज को, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि एक चार्ज को कहीं से कहीं ले जाने में कितना काम करना पड़ रहा है या फिर कितनी एनर्जी लग रही है, उसी को हम वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। गुड। तो यहाँ पर देखते हैं ये वर्क डन क्या है, ये कि डब्ल्यू क्या है, ये वर्क डन है, वर्क डन, ये वर्क डन है। वर्क डन क्या होता है? अरे वर्क डन ही एनर्जी होता है, वर्क डन ही एनर्जी होता है, ठीक है। क्योंकि एनर्जी और देखो वर्क, टॉर्क और एनर्जी ये तीनों सेम ही होते हैं, हालांकि काम अलग अलग है लेकिन सेम ही है, क्योंकि इनका डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी को हम किस में नापते हैं? हम नापते हैं जूल में, तो वर्क को भी किस में नापेंगे? जूल में ही नापेंगे। यानी कि बोला जाए, यानी कि यहाँ से देखा जाए कि यहाँ से अगर देखा जाए कि एनर्जी तो यहाँ पे वर्क डन है, ठीक है। तो कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी में कितना एनर्जी बनता है जी? तो यही डब्ल्यू के बराबर है ना, तो डब्ल्यू के बराबर कर लेते हैं, तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वी इंटू क्यू। अच्छा जी, तो ये मेरा क्या हो गया? एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, ये क्या हो गया मेरा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इसको और अच्छा से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो वी क्यू हो गया। क्या ये फॉर्मूला चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा, ये चलेगा, लेकिन इसको और अच्छा से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। बिल्कुल सही। तो क्यों ना हम क्यू की जगह पे क्या डाल दें? इसको क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई टी। अच्छा जी, तो क्यू की जगह पर जब डालेंगे तो मेरा ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर वर्क डन कह सकते हो, वो कितना हो जाएगा? वोल्ट और आई और टी, यानी कि वी आई टी, वी आई टी। अब भी ठीक है? हाँ जी, अब भी ठीक है। ये भी हो सकता है, तो ये फार्मूला भी अभी आधा अधूरा है, क्योंकि एक फार्मूला ओम्स लॉ से आता है, आप सबको पता ही होगा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है। बहुत खूब। तो V की जगह पे हम आई आर लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई गुने आर गुने आई गुने टी। मैंने जानबूझ के बढ़ा के लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आई स्क्वायर आर टी, यानी कि मुझे क्या मिला? आई स्क्वायर आर टी, यानी कि यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी कुछ भी हो सकती है, हीट के रूप में भी हो सकती है, ठीक है, हीट के रूप में भी रिलीज यही होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा बोले तो ये क्या है? ऊर्जा है, ऊर्जा। अब कहोगे कि भाई इतना बड़ा फॉर्मूला बना दिया। नहीं 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 नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं बना है, बस अभी तक दो ही फॉर्मूला बने हैं। ये दूसरा नंबर है और ये कितना है? इससे पहले जो आया था ये पहला नंबर है, ठीक है। मैंने तीनों को मिला के एक नया फार्मूला बना, वो आप भी बना सकते हो ईजी वे में। ऑल गुड। तो यहाँ पे मेरा वोल्टेज की कहानी ख़त्म होती है। अच्छा, हमारे घर में जो वोल्टेज आती है कितनी आती है? 220 वोल्ट, याद रखिएगा, और 50 हर्ज की। कितनी हर्ज की? 50 हर्ज की। क्लियर है? अब इसके बाद में क्या आता है ना? ओम्स लॉ आता है। क्या आता है? ओम्स लॉ। ओम बाबू आए, ठीक है। ओम बाबू ने क्या बोला? ओम बाबू ने ये कहा कि वोल्टेज जो होगा ना,
वो समानुपाती होगा करंट का। समानुपाती बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन क्या किसका होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है, यानी कि समान अनुपाती का साइन होता है। मतलब समान अनुपाती कहता क्या है? ये कहता है कि यदि तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज को घटाओगे तो करंट भी घटेगा। बस यही कहा था ओम बाबू ने। और यहीं पे जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट आता है तो इज इक्वल टू का साइन दिया, और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट रखा, उस कांस्टेंट का नाम था क्या? आर। अभी कांस्टेंट नहीं रखते, कांस्टेंट अभी के ही मान के चलते हैं, ठीक है। और यही जो कांस्टेंट था वो क्या था? रोक था, यानी कि प्रतिरोधक था, वो रुकावट करता था किसको? धारा के फ्लो होने में, ठीक है। तो इसी को नाम दिया गया क्या? आर नाम दिया गया, और ये बन गया भी इज इक्वल टू आई आर। लेकिन एक तरीके से और समझ सकते हैं कि ये समान अनुपाती तो है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन करंट किस रेशियो में बढ़ेगा, या मतलब कहने का मतलब कितना गुना बनेगा, किस अनुपात में बढ़ेगा, ये निर्भर करता है किस पे? कोई तो चीज़ है जिस पे निर्भर करता है। मतलब कि अगर वोल्टेज हम 200 किए तो मान लिए करंट हमारा 100 बढ़ा, 100 हिट इंक्रीज किया, और दो टाइम्स ऑफ आर से बढ़ा, ठीक है, आर से बढ़ा। कहने का मतलब कि बढ़ता तो है, लेकिन इसके बढ़ने घटने में एक और आदमी जिम्मेवार है जो उसके अनुसार ही बढ़ता है, मतलब कि उसके उतना गुना बढ़ता है। ये वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कितना गुना बढ़ेगा? तो करंट आर गुना बढ़ेगा, ठीक है। या वोल्टेज घटेगा तो करंट कितना गुना घटेगा? तो आर गुना घटेगा। समझ रहे हो ना कहने का मतलब क्या कह रहे हैं? कि ये डायरेक्ट पूरी तरह से आज़ाद नहीं है, बल्कि इससे बंधा हुआ है। और हाँ, अब समझ भी आता है। तो यही जो आर था, इस आर को क्या कहा गया? ये जो आर है इसको कहा गया रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंस कहा गया। रेसिस्टेंस बोले तो प्रतिरोधक, प्रतिरोधक अगर कहा जाए तो प्रतिरोधक क्या होता है? जो करंट को फ्लो को रोकता है, वही प्रतिरोधक होता है। अच्छा, मतलब अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ये करंट को फ्लो को ठीक से नहीं होने देता, बीच में बाधक बनता है, ठीक है, रुकावट बनता है रास्ते का। किसके रास्ते का? तो करंट के फ्लो के रास्ते का। ओके जी, तो ठीक है, तो रेसिस्टेंट के बारे में कुछ बताइए। तो ये जो रेसिस्टेंट होता है ना, इसका जो यूनिट होता है, यानी कि मात्रक होता है जो रेसिस्टेंट का, वो क्या होता है? रेसिस्टेंट का जो मात्रक होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओम। समझा? ओम में से निकल के आया था इसलिए ओम है, ओम के नियम में से निकल के आया इसलिए ओम है। वैसे ओम का नियम क्या है? यही है, ओम बाबू ने यही बताया था, ख़त्म। और इसका जो सिंबल होता है, जो सूचना जो जताते हैं, दिखाते हैं, वो कैसे दिखाते हैं? इससे। और इसको बोलते हैं ओमेगा। अच्छा जी, ओमेगा। तो इसको ओम क्यों बोलते हैं? अरे ये सिंबल का नाम ओमेगा है, ठीक है, लेकिन इसको ओम ही पढ़ा जाता है, इसको भी ओमे पढ़ा जाता है, ठीक है। सिंबल किसका है? ओमेगा का, ठीक है। जैसे कि वो ए थोड़ी पढ़ा जाता है, एम्पियर पढ़ा जाता है, लेकिन सिंबल ए का है ना। हाँ, उसी तरह से। क्लियर? अच्छा जी, रेसिस्टेंट की बात चल रही है तो थोड़ी सी और बात रेसिस्टेंट की हो जाए, क्योंकि इसके बाद में सीरीज पैरेलल वाली बात आती है। हाँ जी, तो रेसिस्टेंट को देखा गया। अच्छा जी, तो ये रेसिस्टेंट किन बातों पर निर्भर करता है? क्या वोल्टेज और
करंट पर, हाँ जी, उस पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत बढ़ा देगा तो रेसिस्टेंट रहेगा तो जला देगा, उड़ा देगा। ठीक है, अब तो पहले देख लेते हैं कि रेसिस्टेंट किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस निर्भर करता है दो बातों पर, पहला लंबाई और दूसरा तार की क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, दोनों बात समझते हैं। यानी कि रेसिस्टेंट प्रतिरोधक जो है वो तार की लंबाई पे निर्भर करेगा। किस पे? लंबाई पे। ठीक है, कि तार कितना लंबा है, और दूसरा कितना, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा जी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बताइए। तो ये सुनो, ये जो आर है वो लंबाई के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का साइन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समान अनुपाती। लेकिन इसके समान अनुपाती नहीं है, इस किसके, तार के मोटाई। यूँ समझो ये क्या है, मोटाई है तार का। इसीलिए घरों में मोटा तार लगाते हैं अगर हेवी लोड सहना है तो, क्योंकि रेसिस्टेंट कम हो जाता है। रेसिस्टेंट कम होगा तो क्या होगा, कम वोल्टेज पर भी करंट दनादन चलेगा। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो कम होता ही नहीं है। घर में तो 220 वोल्ट ही आते हैं तो आएंगे ही आएंगे, तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और वो अच्छा से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा। देख रहा, इसके नीचे 1 था, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, लेकिन उल्टा करके लगा दिया, यानी उल्टा। यानी कि मोटाई बढ़ा तो रेसिस्टेंट घटा, और मोटाई घटा तो रेसिस्टेंट बढ़ा। इधर साथ वाला रिश्ता है, इधर उल्टा वाला रिश्ता है, इधर साथ वाला रिश्ता है। कूल। अब आगे देखते हैं, एक तार लेते हैं, ये पतलू तार है। ठीक है, ये छोटू तार है और ये लंबू तार है, दोनों पतला ही पतला है। तो किसका रेसिस्टेंट ज़्यादा होगा? हाँ, रेसिस्टेंट किसका ज़्यादा होगा सर? लंबाई के साथ रेसिस्टेंट का रिश्ता है डायरेक्टली का। लंबाई बढ़ा, रेसिस्टेंट इसका ज़्यादा, आर इसका ज़्यादा, इसका आर कम। ठीक है, अब बात करेगा मोटाई की, बात करें, एक पतलू तार छोटा सा ही है, एक मोटा तार है, इतना मोटा तार है। अब बोलो किसका रेसिस्टेंट ज़्यादा होगा? तो सर थोड़ा और लंबा करते तो देखते तो समझ में आता, टिका और लंबा कर देते हैं तो इसे तो हमको भी नहीं बता पाएंगे कि कौन है। चलो, जनरली अगर देखा जाए तो इसमें तो कितने तार आ सकते थे। किसका रेसिस्टेंट ज़्यादा होगा? इसका रेसिस्टेंट ज़्यादा होगा और इसका रेसिस्टेंट कम होगा, क्योंकि इसका मोटाई बहुत ज़्यादा हो गया। लंबाई बढ़ा तो क्या हो गया, लंबाई से तो बढ़वे करता, लेकिन मोटाई के कारण इसका रेसिस्टेंट कम गया। क्लियर है? तो अभी तक क्या देखे, तो दोनों को एक साथ लिखे कि आर प्रोपोर्शनल है क्या, ए ऊपर था और नीचे में इन्वर्सली कितना था, सॉरी ए ऊपर नहीं था, लेंथ ऊपर था और एरिया नीचे था। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है मैंने नहीं बताया। अब इस तार को काट दिए तो काटेंगे तो हमको कुछ ऐसा करके एक एरिया नज़र आएगा। ठीक है, इस पूरे को एरिया, और वो एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। वही सर्किल के एरिया, यही ना तार का गोलाई का एरिया होता है, वही होता है क्रॉस सेक्शन एरिया यानी मोटाई। चलिए जी, तो यहाँ पर देखिए कि रेसिस्टेंट का रिश्ता कुछ इस तरह से है तार के लंबाई और मोटाई के साथ। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, बिल्कुल। तो इज इक्वल टू करेंगे, कांस्टेंट का नाम है रो L/A। ये हुआ रेसिस्टेंट का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अभी भी इस पूरे बात को किस में नापेंगे हम? पूरे बात को भी अभी हम ओम में ही कहते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंट किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तार की मोटाई, तार की लंबाई, ठीक है, तार की मोटाई, और ये रोह पे भी करता है। अच्छा, ये रोह क्या है? ये रोह क्या है? तो ROH कहते हैं। ठीक है, ये रोह है क्या? ये रोह जो है ना, इसको बोला जाता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिव बोले तो प्रतिरोधकता। अच्छा जी, प्रतिरोधकता बोले तो यही है मूल बात। तार की लंबाई की तो बात कर लिए, तार की मोटाई की भी बात कर लिए, लेकिन रोह क्या बताता है? रोह बताता है कि तार बना किससे है, लोहा का तार है कि एल्युमिनियम का तार है कि चांदी का है, किस चीज़ का है।
क्योंकि ये हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। रो हर एक मटेरियल का क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। कहने का मतलब कि अगर चांदी की बात करें, चांदी को तो लंबाई और एरिया में तो कम नहीं कर सकते ना, तो अच्छा क्वालिटी का तार क्यों खरीदते हैं, तांबे का तार, क्योंकि तांबे का तार जो होता है ना, तांबे का तार यूज करते हैं क्या, कॉपर का, हाँ हाँ वही तो हुआ। तो उसके तार क्यों कॉपर के यूज करते हैं हम लोग, हाँ क्योंकि कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी कम होता है, रेसिस्टिविटी कम है। अब रेसिस्टिविटी कम है तो सिर्फ लेंथ और एरिया से लेना देना रहेगा उसका, ठीक है, ठीक है, क्योंकि लेंथ में और कम हो जाएगा। क्योंकि देखो ना रेसिस्टेंट किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है इस पर, तो ई कम, और कहीं मोटा हो गया तो ई कम हो गया तो ये बढ़ेगा, ई कम हो गया, ई अगर ज़्यादा हो गया तो ये भी बढ़ेगा, सिर्फ लेंथ का ही झंझट रहेगा। मान लिए पतला ही है फिर भी रेसिस्टिविटी रहेगा, तो ये दोनों गुना होकर ये कम करने वाला है और ये ज़्यादा करने वाला है, तो दोनों मिला के बैलेंस रहेगा, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, यानी कि अच्छे क्वालिटी का। तो अगर कॉपर की बात करें, कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर की क्या है ना, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, कम है, और रेसिस्टिविटी कम है तो रेसिस्टेंट भी कम होगा, रेसिस्टेंस भी कम होगा, और रेसिस्टेंट जब कम होगा तो क्या होगा, उसमें का करेंट फ्लो क्या होगा, उसमें करेंट फ्लो ज़्यादा होगा, समझा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका होता है, तो वो होता है सिल्वर, क्या होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर बोले तो चांदी, क्या, चांदी की रेसिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए वो वेरी गुड कंडक्टर है, बहुत अच्छा चालक है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जाने देता है। और लकड़ी क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, चलो कर तो देता, लेकिन लकड़ी उकड़ी की बात करें तो उसकी रेसिस्टिविटी बहुत बहुत ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा, ठीक है। तैयो अगर उसमें हमको इलेक्ट्रिक पास करवाना है तो बहुत वोल्टेज दे दो, साफ एकदम अनंत से वहाँ तक तो धनका के उसको पास कर देगा, रेसिस्टिविटी पार करके, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ है। हाँ, तो यहाँ पे हमको क्या फार्मूला मिला, यहाँ पे मुझे ओम्स लॉ से ये मिला कि V इज इक्वल टू आई आर, ओके जी, और एक मिला कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए, ठीक है। अब यहीं पे कभी कभी क्या होता है ना, V इज इक्वल टू आई आर ही है, ये तो बिहार बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है, शायद नहीं पढ़ना है, लेकिन CBSE बोर्ड में पढ़ना है, ठीक है। तो ये अगर रेसिस्टिविटी की बात करें, ये तो रेसिस्टेंट का फॉर्मूला होगा, रेसिस्टिविटी इसी को उठा के इधर रख दो और बाकी को उठा के ले जाओ, ठीक है। अगर रो की बात करें कि रो बराबर क्या होगा, रेसिस्टिविटी बराबर, तो रेसिस्टिविटी बराबर होगा RA/L, बस ऐसे ही वाला, कुछ नहीं किए, बस इधर उधर दाहिने बाएं किए। तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला है, ख़त्म। ये तो रेसिस्टेंट का अलग सा फॉर्मूला, और रेसिस्टिविटी का यूनिट पूछेगा तो सबका जानते हो, इसका क्या होता है, इसका होता है सर ओम, क्लियर है। इसका क्या होता है, इसका होता है बट्टा में है तो इसका मीटर होता है, लेंथ को मीटर में नापते हैं, और एरिया को किस में नापते हैं, एरिया को सर मीटर स्क्वायर में लगते हैं, एगो मीटर से एगो मीटर, ख़त्म। तो रेसिस्टिविटी का जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, मात्रक शायद पूछ दे तो डायरेक्ट लिखना ओम मीटर स्क्वायर, हालांकि सॉरी मीटर स्क्वायर, माय मिस्टेक, क्या बच गया यहाँ पे, ओम मीटर, क्या, ओम मीटर, ठीक है, प्रति मीटर पर इसका फर्क पड़ता है जी, अच्छी बात है। तो हो गया इतना, यही तीनों फॉर्मूला है, ये तीन को, इसी से पूरा बनेगा। देखो अब अगला आता है ना, ये वो कनेक्शन वाला आता है, सीरीज और पैरेलल का, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन है, एक मिनट वेट कीजिएगा।